ओके, नेक्स्ट प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीज है कीटोसिस। कीटोसिस का सिनोनिम है एसिटोनेमिया। एसिटोनेमिया यानी कि एसीटोन बॉडीज या कीटोन बॉडीज इन ब्लड। तो एसीटोन बॉडीज तब बनते हैं ब्लड में जब हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है। हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हमेशा तब होती है जब एनिमल अंडर न्यूट्रिशन होता है, स्टारवेशन होता है, या फिर लो डाइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटेक होता है। इसका अदर अपोजिट पॉइंट ये भी है कि हाई एक्सेस प्रोटीन डाइट खाने में एनिमल के आती है। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होगा, तो जो प्रोटीन एनर्जी है, एनर्जी सोर्स रहेगा नेक्स्ट प्रोटीन। तो प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा, उसका यूटिलाइजेशन होगा, उसका कैटाबॉलिज्म होगा और एनर्जी प्रोडक्शन होगा। तो इस प्रोसेस में हमेशा ब्यूटारिक एसिड बनता है और ब्यूटारिक एसिड बाद में एसिटिक एसिड बनाता है, जो कि कीटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होने के कारण यहाँ पर प्रोपियोनिक एसिड कम बनता है, और कम प्रोपियोनिक एसिड बनने के कारण जो यूटिलाइजेशन है, एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है, वो ब्यूटारिक एसिड के कारण होता है। हाई मिल्क यील्डर्स भी जो होते हैं उनमें मिल्क में लैक्टोज की ज़रूरत होती है, और वो लैक्टोज ग्लूकोज से बनता है। कभी कोबाल्ट और फास्फोरस डेफिशिएंसी जिनमें होती है उनमें भी कीटोसिस होता है, क्योंकि फास्फोरस डेफिशिएंसी होने के कारण एनिमल का टोनिसिटी कम हो जाता है, तो एनोरेक्सिया हो जाता है। और कोबाल्ट जो है वो इट इज़ यूज़फुल फॉर प्रोपियोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म। तो कोबाल्ट डेफिशिएंसी होगी तो प्रोपियोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा। नेक्स्ट है लेक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं होने से जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो डाउन हो जाती है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होता और जो कीटोन बॉडीज़ है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, ब्यूटारिक एसिड बन जाता है और उसका भी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। हिपेटिक इंसफिशियंसी, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है ब्लड में, तो ग्लाइकोजन जो है नॉर्मली लीवर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, पर यहाँ हिपेटिक इंसफिशियंसी होने के कारण ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो पाता, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता। एड्रेनोकॉर्टिकल डेफिशिएंसी है, तो जितने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कहीं ना कहीं ब्लड में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एड्रेनोकॉर्टिकल डेफिशिएंसी होने के कारण यहाँ भी ग्लूकोज नहीं बढ़ता। हाइपोथायराइडिज्म है तो लो बीएमआर हो जाएगा। थायराइड हार्मोन भी ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लो बीएमआर होने का के कारण ग्लूकोज कंसंट्रेशन ब्लड में नहीं बढ़ेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, और ये बिकॉज ऑफ वेरियस डिसीजेस भी हो सकता है। तो जितनी भी टाइप की, जैसे मेट्राइटिस है, मास्टाइटिस है, निमोनिया है, एबोमेसल डिस्प्लेसमेंट है, नेफ्राइटिस है, टीआरपी है, सुर्रा है, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया है, इनके कारण भी ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा, या फिर लो एपेटाइट हो जाएगी, तो एनिमल खाएगा ही नहीं कुछ भी। अब इसमें एपिटोमोलॉजी ये किन में होती है? जो हाउस्ड या फिर स्टाल्ड फीडिंग करते हैं एनिमल्स, जिन्हें एक ही टाइप का फूड दिया जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का प्रॉपर रेशियो या बैलेंस नहीं होता है, तो वहाँ पर या ये कीटोसिस होता है। ये बोवाइंस में, ओवाइंस में, केप्राइंस में मिलेगा। इसके अलावा जो क्रॉस ब्रीड एनिमल्स हैं और हाई यील्डर्स बफेलोज़ हैं, इनमें मिलेगा। ये प्राइमरली फीमेल्स में ज़्यादा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन होता है। किस स्टेज में मिलेगा तो ये भी बता दें कि लैक्टेटिंग एनिमल में ज़्यादा मिलेगा क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, प्रेग्नेंट एनिमल में कम मिलेगा। इसके अलावा शीप में प्रेगनेंसी, एडवांस प्रेगनेंसी में कीटोसिस मिलता है। स्टेज ऑफ लैक्टेशन की बात करें तो ये जैसे ही लैक्टेशन स्टार्ट होता है, पार्चुरेशन होने के बाद में 10th डे से लेकर 2 महीने तक कॉविंग के बाद में मिलता है।
नंबर ऑफ़ लैक्टेशंस देखें तो नंबर ऑफ़ थर्ड टू फिफ्थ लैक्टेशन के बाद में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इस समय मिल्क प्रोडक्शन पीक पर होता है। इसके बाद सीज़न देखें तो ये सितंबर टू दिसंबर, यानी कि जो अपना विंटर सीज़न है उसमें ज़्यादा मिलेगा। इसमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, कोल्ड स्ट्रेस, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी और ओवरफेट और वेरी थिन एट कॉविंग, ये दो टाइप का होता है। पहला है प्राइमरी कीटोसिस और सेकंड है सेकेंडरी कीटोसिस। प्राइमरी कीटोसिस हमेशा स्टार्वेशन के कारण या फिर अंडरफेड होने के कारण होता है, और जो सेकेंडरी कीटोसिस है वो जैसे किसी न किसी जो सिस्टेमिक डिसीज़ हो जाए, जैसे मास्टाइटिस है, मेट्राइटिस है, न्यूमोनिया है, तो सिस्टेमिक मतलब किसी सेकेंडरी कॉज के कारण कीटोसिस होना सेकेंडरी कीटोसिस कहलाता है। सिम्टम्स क्या मिलते हैं? सिम्टम्स इसको क्लिनिकल दो और सब क्लिनिकल दो पार्ट में बांटा गया है। क्लिनिकल जो हमें दिख रहा है, सब क्लिनिकल जो हमें डायग्नोज नहीं हो पा रहा है। तो क्लिनिकल की बात करें तो क्लिनिकल में सबसे पहले इसको डाइजेस्टिव या वास्टिंग फॉर्म कहते हैं। एनिमल कैटेक्टिक कंडीशन में चला जाएगा। सिलेक्टिव एपेटाइट, उसको सिर्फ कंसंट्रेट ही खाएगा, सॉरी वो कंसंट्रेट को ही रिफ्यूज़ करेगा, कंसंट्रेट नहीं खाएगा। कंसंट्रेट बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होती है, वो नहीं खाएगा एनिमल। मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, रैपिड बॉडी वेट लॉस होगा, उसके यूरिन से, ब्रीथ से और मिल्क से एक स्वीटिश स्मेल आएगी, जो कि कीटोन बॉडीज़ की स्वीटिश स्मेल होती है। इसके अलावा एनिमल ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, जो फिशेस होंगे वो ड्राई होगी और साथ में उसका उस पर एक म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस कवर्ड होगा। लुमिनल मूवमेंट बहुत डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, या पल्स रेट जो है वो भी लगभग नॉर्मल ही रहेगी। कितनी बार हम एनिमल को ऐसी कंडीशन में देखते हैं जैसे हमें डाउट होता है कि इसको रेबिस तो नहीं है, पर कीटोसिस के केस में भी नर्वस साइन मिलते हैं, जैसे सर्कलिंग मूवमेंट होना, स्टेगरिंग गेट होना, क्रॉसिंग ऑफ लेग्स हो जाना, हेड प्रेसिंग करना, अपरेंट ब्लाइंडनेस आ जाना, एमलेस वॉन्डरिंग करना, नर्वस साइंस जैसे कि हाइपरेस्थेसिया, ट्रेमर, कन्वर्जन्स मिलना ऑफ द शॉर्ट एपिसोड्स, 1-2 घंटे तक कन्वर्जन्स आएंगे। तो फिर एक इंटरवल आ जाएगा और फिर वापस से 8 से 12 घंटे के बाद में कन्वर्जन्स आएंगे। विग्रस लीकिंग ऑफ स्किन इन एंड इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, चिविंग मूवमेंट विथ प्रोफिसलाइजेशन। तो ये सारे के सारे जो नर्वस साइंस हैं ये कहीं ना कहीं रेबिस से मिलते हैं, इसलिए एनिमल को हमें सीधा रेबिस डायग्नोज नहीं करके फील्ड में उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कीटोसिस को भी समझ के ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब आते हैं सेकंड सब क्लिनिकल कीटोसिस में। तो इस कीटोसिस में हमें किसी भी टाइप के सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, तो ये जनरली क्लिनिकल में कन्वर्ट होता है, तभी हमें सिम्टम्स के बारे में पता चलता है। इसमें मेन सिम्टम्स सिर्फ इतना ही है कि इसमें ड्रॉप ऑफ मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगा। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोस हिस्ट्री के बेसिस पर कि हमें पता चले कि रिसेंटली कॉविंग हुआ है, यानी कि एनिमल का सारा एनर्जी जो है वो ग्लूकोज उसका एब्जॉर्ब हो चुका है, ग्लूकोज डाउन हो चुका है। तो ये कॉविंग के टाइम पे ही हो सकता है, अंडर फीडिंग के टाइम पे हो सकता है, या फिर हाई मिल्क यील्डिंग होगा तभी हो सकता है। सेकेंड, सिम्टम्स के बेसिस पर कि हमें पता चला कि मार्क्ड ड्रॉप ऑफ मिल्क प्रोडक्शन हो गया है, रिफ्यूज़ल ऑफ कंसंट्रेट, कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं खाएगा एनिमल, और इमेसिएशन होगा। अब इसके बाद क्लिनिकल पैथोलॉजी देखेंगे तो ब्लड केमिस्ट्री बिल्कुल हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा। इसमें ब्लड शुगर 20 to 40% डाउन, 20 to 40% ही बिल्कुल ये डाउन लेवल है, इतना ही मिलेगा। ब्लड कीटोन बॉडीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगा, 20 to 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर मिलेगा। हेमेटोलॉजी देखें तो जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है, तो आप देखेंगे न्यूट्रोफिल्स बहुत कम हो जाएंगे, लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ईओसिनोफिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यूरिन एनालिसिस करें तो रोथरास टेस्ट जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। रोथरास टेस्ट जो होता है कीटोन बॉडीज़ के लिए किया जाता है, कीटोन बॉडीज़ यूरिन में प्रेजेंट होती है, इसलिए रोथरास टेस्ट पॉजिटिव आएगा।
और यदि हम ग्लूकोज थेरेपी देंगे तो एनिमल्स वापस नॉर्मल हो जाएगा। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या देना है, एक आप एलॉन ग्लूकोज थेरेपी दे सकते हैं 20% ग्लूकोज, है ना, 2 to 3 डेज तक 0.5 ग्राम पर केजी आईवी। ग्लूकोज के साथ इंसुलिन भी दे सकते हैं, तो ये ग्लूकोज 20% देना है, वही 0.5 ग्राम पर केजी आईवी। और इसमें इंसुलिन जो कि शॉर्ट एक्टिंग होता है वो मुश्किल से 1 आध घंटे ही काम करता है। इसको हम 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी इंट्रामस्कुलरली एक ही बार देंगे, सिंगल टाइम देंगे, बहुत इसको बार बार नहीं देना है। अब जैसा हमने बताया, जो अगर कॉर्टिकॉइड इंसफिशिएंसी रहेगी तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हम ट्राइमसिनोलॉन्स एसीटेट एसीटोनाइड दे सकते हैं, या फिर डेक्सामेथासोन दे सकते हैं। तो ट्राइमसिनोलॉन एसीटोनाइड जो होता है ये 0.05 मिलीग्राम पर केजी आईएम, या फिर डेक्सामेथासोन होता है वो हम 0.04 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट आईएम दे सकते हैं 2 to 3 डेज के लिए। तो कहीं ना कहीं जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को उसका मेटाबॉलिज्म करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है। तो इस टाइप से कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी काम आती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड को इंसुलिन थेरेपी के साथ भी मिक्स करके दे सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोज प्रिकर्सर, जैसे सोडियम प्रोपियोनेट दे सकते हैं। ये ओरली देना होता है 80 मिलीग्राम ओरली फॉर 5 to 6 डेज। इसका दूसरा प्रिकर्सर है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन्स वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि ग्लिसरॉल और जो ग्लिसरीन होता है वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है बॉडी में। तो ये 110 to 220 ग्राम्स ओरली डेली दे सकते हैं फॉर 4 डेज। इसके बाद निकोटिनिक एसिड भी दे सकते हैं। निकोटिनिक एसिड जो होता है वो 8 ग्राम्स ओरली दे सकते हैं फॉर 5 to 6 डेज। इसके अलावा सपोर्टिव थेरेपी में हमें लीवर एक्सट्रैक्ट देना चाहिए और मिनरल मिक्सचर्स देना चाहिए। अब इसमें जो कंट्रोल है वो मेन है, क्योंकि हम यदि कंट्रोल करेंगे तो ही कीटोसिस की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए इसमें जो स्टारवेशन है बफेलोज और काउज में वो नहीं करना चाहिए। इसके बाद में हमें इन्हें जब एडवांस प्रेगनेंसी कंडीशन रहती है तब कंसनट्रेट देना चाहिए। कंसनट्रेट बेसिकली कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होती है, तो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट देंगे, कंसनट्रेट देंगे तो ग्लूकोज लेवल बॉडी में ब्लड में बना रहेगा। इसके अलावा जस्ट आफ्टर कॉविंग हमें कंसनट्रेट राशन, जैसे प्रोटीन जिसमें 16% हो, स्पेशली एक थंब रूल है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो कंसनट्रेट है वो हमें एडलिब नहीं देना है। कंसनट्रेट राशन जो होता है वो लेवल ऑफ मिल्क प्रोडक्शन के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि 1 kg कंसनट्रेट हमेशा 2.5 से 3 लीटर ऑफ मिल्क की कंडीशन में ही हमें 1 kg कंसनट्रेट देना चाहिए, एक थंब रूल है। इसके बाद फीडिंग ऑफ ग्राउंड मेज। जो ग्राउंड मेज होता है उसमें अल्फ़ा पॉलीमराइज्ड ग्लूकोज होता है, तो ये एक बाईपास कार्बोहाइड्रेट है, और ये सीधा का सीधा जो होता है रुमेन को बाईपास कर देता है, क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ा पॉलीमराइज्ड ग्लूकोज होता है, और ये रुमेन बाईपास करके सीधा इंटेस्टाइन में चला जाएगा, जहाँ पर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और सीधा ग्लूकोज ब्लड में चला जाएगा। तो इसलिए हमें ग्राउंड मेज देना चाहिए, जिससे तुरंत एनर्जी आती है। फीडिंग ऑफ राशन विच इंक्रीज प्रोपियोनेट प्रोडक्शन एंड डिक्रीज एसिटेट प्रोडक्शन। तो ऐसा राशन देना चाहिए जिसमें प्रोपियोनिक एसिड बनता हो, प्रोपियोनेट बनता हो, जैसे कि अभी हमने बताया ऊपर एक फीडिंग ऑफ ग्राउंड मेज। तो यहाँ पर भी फाइन ग्राउंड रफेज देना चाहिए और कुक्ड ग्रेन्स देना चाहिए। रफेज जो होता है उसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, तो रफेज हमें देना चाहिए ताकि डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी रहती है और ग्लूकोज जल्दी से एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से। फीडिंग ऑफ वोल कॉटन सीड्स एंड सोयाबीन्स एज कंसनट्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ग्लूकोजेनिक मटेरियल। तो जो कॉटन सीड्स हैं, सोयाबीन है, तो ये जो होता है हाई कंसनट्रेशन ऑफ
ग्लूकोज इनमें मिलता है क्योंकि ये रिच एनर्जी सोर्स हैं। इनकरेज मैक्सिमम फीड इनटेक बाय प्रोवाइडिंग पैलेटेबल फीड एट फ्रिक्वेंट इंटरवल्स। भूखा नहीं रखना है, सीधी सी बात है, तो हमें फ्रिक्वेंट इंटरवल पे फीडिंग करवानी है। प्रोवाइड एम्पल गुड क्वालिटी ऑफ हे एंड लिमिटेड साइलेज। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो साइलेज है वो कम खिलाना चाहिए और हे हमें ज़्यादा खिलाना चाहिए, फाइब्रस फूड ज़्यादा खिलाना चाहिए। साइलेज जो होता है इसको लिमिटेड देने से ही ठीक रहता है, क्योंकि साइलेज जितना ज़्यादा एनिमल खाएगा कीटोन बॉडीज उतनी ज़्यादा बनेगी। राशन शुड कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ phosphorus, cobalt and iodine. गिव ग्लूकोज प्रिकर्सर्स इन प्रॉब्लम हर्ट्स। ग्लूकोज प्रिकर्सर्स क्या होते हैं, जैसे सोडियम प्रोपियोनेट है, तो ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में मेटाबॉलिकली। ये 110 ग्राम्स डेली देना चाहिए फॉर 6 वीक्स। इसके बाद में ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन भी हम 2 to 6 वीक्स तक कर सकते हैं आफ्टर लैक्टेशन, तो आफ्टर पास्चुरेशन। तो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन चेक करने से हमें जो सब क्लिनिकल कीटोसिस है वो भी पता चल जाएगा। रोथरास टेस्ट कर सकते हैं ताकि सब क्लिनिकल कीटोसिस के बारे में पता चले। तो ये जो है हमें वीकली हम इसको कर सकते हैं 6 to 8 वीक्स तक। एडिक्वेट एक्सरसाइज करवाना चाहिए लैक्टेटिंग एनिमल्स का, ताकि ब्लड ग्लूकोज मेंटेन रहे। और इस टाइप के कैटल बफेलोज का सिलेक्शन करना चाहिए जिनकी फीड कैपेसिटी और एपेटाइट अच्छा हो। तो ये था कीटोसिस। थैंक्स।